नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को गुड आफ्टरनून, जय हिंद बच्चों। तो कैसे हैं आप सब मेरे प्यारे बहन भाई? एकदम मस्त हैं। तो जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे सभी प्यारे बच्चे। सभी को नमस्ते भाई, नमस्ते, गुड आफ्टरनून बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे बहन भाइयों। तो सब लोग बढ़िया, एकदम मस्त हैं। ठीक है, चलिए आते हैं बच्चों क्लास की तरफ। गुड आफ्टरनून दीक्षा यादव, हेलो भाई, हेलो रूपम, विमन गोस्वामी, चौहान, स्वाति मौर्य, हरीश, प्रतीक, कुलदीप, आकाश, विकास, सौरभ, प्रदीप, पीयूष, अभिषेक, लवकुश, सुमित, कुल, रितिका, जगनेश, अविनाश, राहुल, राजू, बलवान, वेरी गुड। राधे प्यारे बच्चों, तो सभी को जय श्री राम, जय महादेव बच्चे। चलिए, तो सब लोग अच्छे एकदम बढ़िया है ना? सब लोग अपने अपने स्थान पर एकदम जबरदस्त है ना प्यारे बच्चों? साक्षी, ऋषि, अजय, दर्शन, प्रियंक, हर्षिता, नमस्ते भाई सभी को, नमस्ते सभी को, सारा प्यार प्यारे बच्चों। सैंक, विवेक, रावण, ये रावण भी कोई गोत्र होता है क्या बेटा? रावण लगाए होते हैं, ये टाइटल होता है क्या कोई? ठीक है, चलिए तो चलते हैं बच्चों। कल बेटा जो हमने पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बेटा कल बहुत जल्दी से क्लास, क्योंकि समय हो गया था इसलिए खत्म कर दी थी, है ना? तो बेटा मैंने बताया था उच्चारण और प्रयत्न के आधार पर स्वर आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको 4 बताने हैं, ठीक है ना बेटा? ये मुख आकृति के आधार पर, जब मुख खुलने के आधार पर हम स्वरों का जो उच्चारण करते हैं उनको बेटा 4 भागों में किया जाता है। नंबर 1 संविरत स्वर, नंबर 2 अर्ध संविरत, नंबर 3 विविरत और नंबर 4 अर्धविविरत, ठीक है ना? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जिनमें मुख बिल्कुल नहीं खुलता, आवाज बाहर आ जाती है, ध्वनि बाहर निकल जाती है, वो संविरत होते हैं। जिसमें मुख थोड़ा इनकी अपेक्षा ज्यादा खुलता है, थोड़ा सा ज्यादा खुल जाता है ना, वो बेटा अर्ध संविरत होते हैं। जिसमें मुख द्वार पूरा खुल जाता है और मुख द्वार खुलने के बाद पूरा वृत्त आकार ले लेता है, वो बेटा हमारे विवृत स्वर होते हैं। और प्यारे बच्चों, उनकी अपेक्षा जो आधा मुख खुलता है तो अर्धविवृत होते हैं, क्योंकि अर्ध दिया हुआ है। ठीक है भाई दीपांकर जी, ये आपको याद रखना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो बेटा समृत स्वर मैंने कौन कौन से बताए थे? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, याद रखेंगे। फिर बेटा अर्ध संवृत याद रखेंगे, इनमें आता है ओ और ए, क्लियर? याद रखना। वॉइस स्लो है, शारदा कुशवाहा। बेटा मेरी आवाज तो बहुत तेज है, मंदी तो आवाज नहीं होनी चाहिए बच्चे, ठीक है? चलिएगा आगे। फिर बच्चों मैंने बताया विवृत स्वर एकमात्र होता है आ, क्लियर है ना? और बेटा फिर अर्धविवृत स्वर की बात आती है, जिन स्वरों का उच्चारण मुखद्वार के विवृत मतलब अर्धविवृत, विवृत की अपेक्षा कम खुलता है, उन्हें बेटा अर्धविवृत कहते हैं। जैसे ए हो गया, आई हो गया, औ हो गया, ठीक है? क्योंकि ए से एडी, आई से एनक, बेटा आई है, इसकी 2 आवाज निकलती हैं, 2 मात्रा होती है इसके ऊपर। कभी भी आप शब्द लिखेंगे जब इससे जुड़ा हुआ, जैसे एक शब्द लिखते हैं आप सदैव, ठीक है बेटा, सदैव, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, तो बच्चों इसके ऊपर जो 2 मात्राएं हैं, ये 2 मात्राएं इसी की पहचान कराती हैं, ठीक है? याद रखना अच्छे से, ठीक है? और ओ जो होता है बेटा, ओ से ओखली, औ से औरत, तो औरत जब आप लिखते हैं तो इसी वाले स्वर का प्रयोग करते हैं, औरत, क्लियर है बच्चों? ऐसे, ठीक है ना? वेरी गुड। चलिए भाई आगे चलते हैं, चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, आइएगा। चलो फिर बेटा हमने जाना कि होठों की स्थिति के आधार पर, होठ हमारे लिप है बेटा, इंग्लिश वाले बच्चे ने लिप बोलते हैं, और यार हम हिंदी वाले इन्हें ओष्ठ या होठ कहते हैं, ठीक है ना? इनके आधार पर हम स्वरों को 2 भागों में बांटते हैं, वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार, ठीक है? तो बेटा ये 4 स्वर आपको वृत्ताकार होंगे, ये 4 स्वर हैं, और एक ये आपका आगत स्वर है, ठीक है ना? याद रखना। फिर प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, उसमें बेटा फिर हम अवृत्ताकार पढ़ते हैं, तो उसमें मुख हमारा, जिसमें होठ हमारे गोल नहीं होते, वो अर्धवृत्ताकार होते हैं, ठीक है ना? सर जी मेरा नंबर क्यों नहीं आ रहा स्क्रीन पर? पीयूष चौधरी बेटा ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, ये कोई मुद्दा है, नहीं आ रहा तो मत आने दो यार, उसके ना आने से कौन सा हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना? सर माइक ठीक करवा लो, वॉल्यूम ठीक नहीं आ रही है, आवाज ठीक नहीं आ रही है, खुशबू कह रही है जी आवाज ठीक नहीं आ रही है, चेक करना एक बार भाई, मैं भी अपने फोन से चेक करके देखता हूं बेटा, ठीक है?
मैं भी अपने फोन से देख लेता हूं एक बार। चलो भाई, वैसे बेटा खुशबू एक बार देख लीजिए, आपके यहाँ नेटवर्क अच्छे हैं? हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क अच्छे ना हो, तो उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। लीजिए, फिर भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है? चलो भाई, चलो बच्चों। देखो बेटा खुशबू, मेरे फोन में बिल्कुल सही चल रही है, आप भी अपने फोन को चेक करिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है बच्ची। बेटा एक बार अपना फोन चेक करिए, उसमें है या नहीं। मेरे फोन में बिल्कुल सही आ रही है, कोई भी दिक्कत नहीं है, देखिएगा, ठीक है ना? ओके बच्चे। सर वॉइस क्लियर है अंशु, ठीक है। बेटा खुशबू ऐसा करिएगा, आप अपने फोन को एक बार चेक, हो सकता है आपका स्पीकर झरझर आ रहा हो, है ना? उसको नया डलवा लीजिए, हो सकता है तो प्लीज। देखो बेटा बिल्कुल फिट आवाज आ रही है मेरे फोन में, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने आपके सामने चेक किया है, ठीक है बच्चे? चलिए, तो बेटा फिर हम आगे पढ़ा कि वृत्ताकार स्वरों की संख्या आपसे डायरेक्ट पूछी जाए तो आपको 4 बतानी है, और बच्चों अवृत्ताकार स्वरों की संख्या पूछी जाए तो आपको 6 बतानी है, ठीक है ना? यहां तक की बात मैंने कल आपको समझाई थी, ठीक है? सर बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा कब यूज करते हैं? भाई जब हम किसी बात को बहुत जल्दी या किसी चीज को दर्शाते हैं तो वहां पर छोटी ई लगाते हैं, ठीक है ना? और बेटा जब बड़ी का जब प्रयोग करते हैं, जब उस सामने कोई स्त्रीलिंग शब्द आता है, जैसे मैंने बोला राम की पत्नी का नाम सीता था, तो बेटा की लगाया बड़ी वाली। और जब मैं किसी चीज को दर्शाना चाहता हूं, किसी चीज को आपके सामने शो करना चाहता हूं, तो वहां छोटी ई लगाते हैं, कि माना कि आप अच्छे इंसान हैं, है ना, पर इतने भी नहीं। माना कि आप अच्छे इंसान हैं, तो की आया छोटा वाला, छोटी वाली ई आई, है ना, पर इतने भी नहीं। और मैंने फिर बोला कि राधा राधा कृष्ण जी की प्रेमिका थी, तो बेटा वहां पर मैंने की लगाया, तो की बड़ी वाली लगी है, तो उसके बाद में कोई स्त्रीलिंग शब्द जरूर आएगा, ठीक है मेरे बच्चे? तो ऐसे आप डिसाइड करिएगा, ठीक है? बड़ी ही बेसिक सी बात है, बहुत ही छोटी सी बात है, ठीक है ना? बिल्कुल। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिर मैंने बताया उच्चारण में रे ऋषि को शामिल नहीं किया जाता, ये संस्कृत भाषा का स्वर होता है, ठीक है मेरे बच्चे? मारूफ आलम, मेरी तबीयत बेटा अच्छी है, आशा करता हूं आपकी भी अच्छी होगी, ठीक है? फिर बेटा ये 2 क्वेश्चन हमने पढ़े थे, इनके आधार पर जान लिया। और बच्चों फिर मैंने आपको स्वरों का उच्चारण बताया। ए और आ का उच्चारण कंठ से होता है, छोटी छोटी और बड़ी का तालु से होता है। और बेटा ये स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं हमारे दोनों, है ना, ये स्त्रीलिंग बेटा आवाज होती है, ये भी याद रखना। छोटाऊ बड़ाऊ बेटा ओष्ठ से बोले जाते हैं, रे ऋषि मूर्धा से उच्चारित किया जाता है, मुख्य भाग से। और बेटा ए और ऐ जो होते हैं कंठ प्लस तालु के मेल से बोले जाते हैं, ओ और औ कंठ और ओष्ठ के मेल से बोले जाते हैं। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है? हाँ, चलिए बेटा, एप्टीट्यूड की क्लास जब आपका कंप्यूटर पूरा हो जाएगा ना शिवम सर तब कराएंगे। फिर बच्चों मैंने एक बात बताई आपको, इसे आप विशेष करके लिखना भाई, विशेष करके क्वेश्चन आएगा बेटा। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइएगा सभी स्वर क्या होते हैं? सघोष होते हैं, अघोष होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण होते हैं। तो बेटा आपको याद रखना है सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं और सघोष होते हैं। अब आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं, अल्प प्राण किसे कहते हैं और सघोष किसे कहते हैं, ठीक है ना? वेरी गुड। तो मेरे बच्चे अल्प प्राण वे वर्ण होते हैं जिनको बोलने में कम वायु की जरूरत पड़ती है, जिनका उच्चारण कम वायु से हो जाता है, कम वायु से होता है, कम वायु से होता है। वे प्यारे बच्चे क्या होते हैं? वो बेटा अल्प प्राण होते हैं। अल्प माने थोड़ा, प्राण माने वायु। जिन्हें थोड़ी वायु की जरूरत पड़ती है, कम वायु की जरूरत पड़ती है, वो मेरे बच्चों अल्प प्राण होते हैं। और जिनको ज्यादा वायु की जरूरत पड़ती है वो महाप्राण होते हैं। बस, ठीक है बेटा? अंकित प्रसाद, लास्ट वाला भी सर जी स्त्रीलिंग होगा? नहीं बेटा, ओ और औ जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, ई दोनों, ई बस। और बच्चों सघोष का मतलब क्या होता है? जिन स्वरों को, जिन वर्णों को उच्चारित करते समय, उच्चारित करते समय मुख से कंपन, बेटा कंपन समझते हैं?
जो कम, जैसे ये पेंसिल है, ये कलम है, ऐसे हिलने लग जाए तो कंपन होगा ना। कंपन होता है वो सघोष होते हैं, जिनमें कंपन नहीं होता वो अघोष होते हैं। वेरी सिंपल सी बात है, कंपन होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बेटा यही बात आपको दोनों बातें ध्यान रखनी है बस। ठीक है, और स्वरों की संख्या आपको पता है 11 होती है लेखन के आधार पर, और उच्चारण के आधार पर 10 होती है बस। ठीक है, तो मेरे बच्चों ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी होगी। ठीक है ना भैया, चलिएगा। तो प्यारे बच्चे यहां तक हम स्वर हम 11 पढ़ चुके हैं। 11 के 11 स्वरों को हम जान चुके हैं कि वे कैसे कैसे बोले जाते हैं और कैसे कैसे उच्चारित किए जाते हैं। आगे चलें। हाँ, अब चलते हैं बेटा इनसे आगे। इनसे आगे मैंने आपको दूसरा जो एक वर्ण का भेद बताया था, वो बताया था अयोग वाह वर्ण। ठीक है, लिखेंगे पीयूष चौधरी, सर जी लाइव क्लास लेते चलती है, प्लीज रिप्लाई। लेट चलती है बेटा, लेट नहीं चलती है, थोड़ा सा आगे पीछे नेटवर्क का इश्यू होता है। ठीक है, शुभम टेलीग्राम ग्रुप में, बेटा टेलीग्राम जो ग्रुप रात को खुलता है 8 PM से, 8 PM से खुला करेगा और बच्चों 10 PM तक। जिस बच्चे का डाउट हो वो बेटा रात को टेलीग्राम ग्रुप में इस समय देना अपना क्वेश्चन या कोई भी आपको बात बोलनी है, तो टेलीग्राम आपको इस समय मिलेगा रात के 8 से 10 बजे तक। ठीक है ना, वेरी गुड, ध्यान रखना। चलो, तो यहां तक बच्चों आपका जो भी डाउट था मैंने ले लिया। अब चलते हैं बच्चों नंबर दूसरा जो भेद होता है हमारा, वो होता है बेटा अयोग वाह वर्ण। अयोग वाह, अयोग वाह वर्ण। ठीक है, तो बेटा अयोग वाह वर्ण का मतलब आप समझते हैं, जिन वर्णों का कोई अस्तित्व ना हो वो अयोग्य होते हैं, सिर्फ हम अपनी सहायता के लिए प्रयोग करते हैं उन्हें। उनका ऐसा नहीं है कोई कभी उन्हें प्रयोग करना अनिवार्य होता है, कभी नहीं होता। यदि हमें जरूरत पड़ती है तो उनका हम प्रयोग कर लेते हैं, यदि जरूरत नहीं पड़ती तो उनको नहीं छेड़ते यार, कोई लेना देना नहीं होता उनसे, है ना। तो लिखेंगे जिन वर्णों का उच्चारण, या ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा जो वर्ण, बिल्कुल सादा सी बात बताऊंगा आपको, जो वर्ण न तो स्वर होते हैं, न तो बेटा स्वर होते हैं, न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। ठीक है, जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं, व्यंजन होते हैं, होते हैं वे वर्ण, वे वर्ण अयोग वाह, अयोग वाह, अयोग वाह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना अयोग वाह वर्ण कहलाते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, याद रहेगी ये बात, आपको समझ में आ गई। चलिएगा, तो बेटा और से पूछा जाएगा कि बताइए अयोग वाह वर्णों की संख्या कितनी है। अयोग वाह वर्ण की संख्या, अयोग वाह वर्ण की संख्या, वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 2 होती है। कितनी होती है बेटा, 2 होती है, 2 होते हैं अयोग वाह वर्ण। कौन कौन से होते हैं बच्चों, पीडीएफ कहां होती है सर, बेटा ओम पीडीएफ आपकी क्लास की जस्ट बगल में होती है। ठीक है, चलिए अब वो कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों, वो भी आपको जानने हैं। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक तो होता है बेटा अंगा, होता है ना, और एक होता है बेटा आपका आहा। चलो ये तो आपने पढ़ लिए, बहुत सुंदर बात है, लेकिन एक आवाज आप और पढ़ते हैं। ओमकार पटेल बेटा एक आवाज पीयूष चौधरी और पढ़ते हैं ना आप, वो कौन सी होती है, वो होती है मेरे प्यारे बच्चों जब आप किसी के ऊपर चंद्र बिंदु लगा देखते हैं। ये आवाज भी तो आती है, बताओ आती है नहीं आती है, बहुत वर्णों के ऊपर देखा होगा आपने चंद्र बिंदु लगा, देखा है ना, देखा है ना बच्चों। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है, लेकिन बेटा ये गिनती में नहीं आता, गिनती में 2 ही आते हैं। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा कैसे कैसे। पहली बात तो आप ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों कि अयोग वर्ण, अयोग वाह जो वर्ण होते हैं स्वरों के बाद और व्यंजन से पहले प्रयोग किए जाते हैं।
ठीक है, याद रखिएगा। तो बेटा इस बात को विशेष करके नोट कर लीजिएगा। देखो ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन दिल से बहुत बड़ी है। लिखेंगे अयोग वावर्ण वह वर्ण का प्रयोग स्वर के बाद में तथा व्यंजन के पहले किया जाता है। व्यंजन के पहले किया जाता है। देखो बच्चों ये बहुत सुंदर बात है ना, वरना ये बात पता नहीं लग पाती हमें। हम सिंपल पढ़ लेते हैं कि अयोगवा वर्णों की संख्या 2 है, अंगा और अहा है। ये बात जो मैंने अब बताई है ना लास्ट में, ये तो पता ही नहीं चल पाता सूरज तोमर की कहाँ है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल कौन सा है बेटा? नीरज, आपने जो ऐप लिया है ना, ऐप की जो क्लास चलती है उसके जस्ट ऊपर ही बेटा 3 लाइन आ रही होती है, वहीं पर टेलीग्राम का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो पहले अपने फोन में आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, है ना, और फिर आप क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम आईडी बना लो उस पर अपनी, आपका जब अंदर खोलेंगे तो एकदम टेलीग्राम खुल जाएगा, आप ज्वाइन हो जाएंगे, ऑटोमेटिक ज्वाइन हो जाएंगे ऐप के माध्यम से ही। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत आती है तो आप बेटा हेल्पलाइन पर कॉल कर लीजिए, वो आपको समझा देंगे कि आपको कैसे करना है। ठीक है, यहां पर देखो क्लास में पढ़ाई के समय मैं आपको टेलीग्राम सारी चीजें नहीं बता पाऊंगा दोस्त, सॉरी उसके लिए, है ना। हाँ चलिए भाई, हाँ तो बच्चों आइए, तो प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आ गई? बताइए, क्लियर है यहां तक की बात? तो बेटा दोनों वर्णों को आप जानते हैं, अंगा और अहा। ठीक है, अब इनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बातें और समझा देता हूं। ठीक है भाई शंकर जाम गया जी, आइएगा। तो बेटा आप डालेंगे अनुस्वार। बेटा इस आवाज को क्या बोला जाता है? अनुस्वार बोला जाता है बेटा, अनुस्वार। जो ऊपर बिंदी लगी होती है ना बच्चों, ये अनुस्वार होता है ना, ये भी याद रखना, अनुस्वार भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इसके आगे लिख देंगे इसकी आवाज या ध्वनि आवाज नासिक्य होती है, नासिक्य होती है। ठीक है बेटा, क्या होती है? नासिक्य होती है, नाक से निकलती है इसकी आवाज। जैसे एग्जाम्पल में मैंने आपके सामने लिखा, उदाहरण में लिख दिया बच्चों मैंने आपके सामने एक शब्द, जैसे बेटा मैंने बोला अंग, है ना, मैंने कहा अंक, मैंने बोला बच्चे अंगूर। ठीक है, ऐसे बात समझ में आ गई? तो इसकी आवाज केवल नाक से आती है, बात याद रखेंगे। वेरी गुड प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बेटा मैं आपको इसकी दूसरी एक आवाज होती है चंद्र बिंदु वाली, वो इसी की आवाज होती है, लेकिन मेरे बच्चों वो क्या होती है? वो नाक और मुंह दोनों से बाहर आती है। ठीक है ना? हाँ, नंबर 2, चलो सुजन सरकार, सर आफ्टर ड्यूटी क्लास कर रहा हूं। अच्छा, वेरी गुड। चलो तो बेटा दूसरी जो आवाज है आपकी, जो ये चंद्र बिंदु लगाते हैं आप, है ना, तो बेटा इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अनुनासिक। इसे बोला जाता है इस आवाज को अनुनासिक, और इसकी आवाज नाक और मुंह दोनों से आती है, और इसकी आवाज बेटा केवल कहां से आती है? नाक से आती है। तो याद रखना इस बात को भी आप लोग। ठीक है, तो लिख देंगे इसको अनुनासिक कहते हैं, अनुनासिक। ठीक है, और लिख दीजिए इसकी आवाज नाक प्लस मुंह दोनों से आती है, दोनों से आती है। ठीक है मेरे बच्चों, कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि बताइए चंद्र बिंदु की आवाज कहां से आती है, तो आप कहते हैं ना चंद्र बिंदु की आवाज जो होती है नाक और मुंह दोनों से बाहर आती है। ठीक है, तो बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक बात और बता देता हूं आपको, वर्तनी में काम आएगी, जहां भी दीर्घ स्वर होता है वहां पर बेटा अनुस्वार नहीं लगता, चंद्र बिंदु लगती है।
ठीक है, ये भी याद रखना कि दीर्घ स्वर आने पर, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, याद रखना। दीर्घ स्वर आने पर आप क्योंकि बाबू बनेंगे, जिस भी विभाग में जाओगे ना आप, आपकी एक अच्छी नौकरी होती है बाबू वाली, 3 फीत लेकर जाते हैं आप शुरू से ही, है ना। आपसे चाहे असिस्टेंट कमांडेंट हो, चाहे कमांडेंट हो, कोई भी अफसर होगा वो आपसे बाबूजी ही बोलेगा आकर के, ये भी याद रखना, ठीक है। दीर्घ स्वर आने पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, प्रयोग होता है, ठीक है। चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है बेटा, कैसे कैसे होता है, देखो कैसे कैसे होता है बच्चों। वो होता है बेटा, जैसे मैंने लिखा आपके सामने चांद, तो एक बात मुझे आप बताओ कि चांद में आ की आवाज आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है ना, चांद, ठीक है, आ रही है ना चांद। ऐसे ही बेटा मैंने बोला चांदनी, चांदनी। ऐसे ही बच्चों मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने आंख, है ना मेरे बच्चों, देखो बेटा आ रहा है ना। ऐसे ही बच्चों एक शब्द लिखते हैं ईंट। अब ईंट में एक बात और बताऊंगा आपको, देखो यहां पर आपने ईंट लिखा, ईंट, तो अब तुम कहोगे भैया ये तो बड़ी वाली ही है, और तुमने कहा है कि दीर्घ स्वर आने पर चंद्र बिंदु लगाते हैं, तुमने तो यहां केवल अनुस्वार लगाया है, सर यहां ऐसे बदलाव क्यों हो गया, ये भी समझाओ हमें तो, है ना भाई, बात भी क्लियर है मेरे बच्चे। जब शिरोरेखा से ऊपर ये वाली जो रेखा होती है ना बेटा, ये वाली, ये शिरोरेखा होती है, ये वाली शिरोरेखा से ऊपर जब किसी स्वर की अवमात्रा निकल रही होती है, तो मेरे बच्चे वहां पर चंद्र बिंदु नहीं लगता, अनुस्वार ही लगता है। बात क्लियर, स्पष्ट है ना, कर दोगे ना क्लियर सब लोग। तो बेटा ये बात आपको याद रखनी है मेरे प्यारे बच्चे, इत्यादि, ठीक है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। जिगर यादव सर प्लीज कमेंट को इग्नोर करें प्लीज, बिल्कुल भाई बिल्कुल जिगर यादव जी। तो मेरे बच्चों ये आपको उदाहरण ध्यान रखने हैं भैया, ये आपको याद रखनी है, ये चीजें आपके काम आएंगी बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये क्योंकि हम वर्तनी में भी ध्यान नहीं रख पाते इन चीजों को। वर्तनी का मतलब होता है लिखने और पढ़ने का और बोलने का सही ढंग, ठीक है मेरे बच्चे। सर श्रृंगार नहीं होता, मेरे बच्चे श्रृंगार होता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे श्रृंगार में बेटा अनुस्वार लगता है, अनुनासिक नहीं होता। क्योंकि रेरिसी जो होता है ना, रेरिसी बच्चे आप जानते हैं क्या होता है, रेरिसी लघु स्वर होता है, दीर्घ स्वर नहीं होता। वेरी गुड, तो ये दोनों बात आप याद रखेंगे। चलिए अब आती है बेटा बात आगे, नंबर जो तीसरा, इसी में एक भेद होता है बच्चों, जो हमारा विसर्ग है, जो आप ये 2 बिंदी सी लगाते हो, इन्हें विसर्ग कहते हैं, विसर्ग, ठीक है बच्चों, विसर्ग। अब तुम्हें पता होना चाहिए विसर्ग में 2 बिंदी जो लगती हैं उनकी आवाज बेटा कंठ से निकलती है, कंठ से, अहा अहा, ठीक है। जैसे मैंने कहा अतः, प्रातः काल, मन है कामना, ऐसे। चलिए बेटा जिन बच्चों के टेलीग्राम पर रिप्लाई नहीं दिए हैं मैंने अभी तक, मैं आज से उन्हें स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलो तो बच्चों आइएगा, तो लिखेंगे विसर्ग की आवाज, विसर्ग की आवाज, आवाज कंठ से बाहर आती है, कंठ से बाहर आती है, ठीक है मेरे बच्चों। कहां से आती है बेटा, कंठ से आती है, ठीक है। और ये जो आवाज जो होती है किसकी होती है बेटा, ये आवाज है की आवाज निकलती है की। इसकी उच्चारण ध्वनि जो होती है वो भी लिख लीजिए, उच्चारण ध्वनि, उच्चारण ध्वनि, भाई आवाज कोई ध्वनि कहते हैं यार, उच्चारण ध्वनि है होती है होती है, उच्चारण ध्वनि है होती है, ठीक है मेरे बच्चों। जैसे आपके सामने उदाहरण लिखा मैंने, इसका भी देखो उदाहरण से ही समझ में आती है जो बात आती है। जैसे बेटा मैंने कहा प्रातः काल, प्रातः
काल। तो ये दो जो बिंदी है ना, ये दो बिंदी जो है बेटा, ये है की आवाज देती है। ठीक है, जैसे मैंने कहा दुख, दुख, तो यहां भी है की आवाज है, धीरे से निकल रही है। ऐसे ही बेटा एक शब्द लिखा जाता है मनोकामना बोलते हैं, आप ओ की आवाज लगा देते हैं, जबकि वर्तनी में लिखा जाता है मन है कामना, ऐसे इत्यादि। ठीक है बेटे, ठीक है बेटा, कर दोगे ना क्लियर इस चीज को आप लोग? बताओ। तो तीनों आवाजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। अनुस्वार नाक से आवाज आती है, अनुनासिक जो चंद्र बिंदु होता है नाक और मुंह दोनों से आती है, और विसर्ग की आवाज कंठ से आती है। और बेटा ये ध्वनि ना तो स्वर होती है ना ही व्यंजन होती है मेरे बच्चे और प्यारे दोस्तों। ये भी आपको बता दिया मैंने कि ये ध्वनि जो होती है बेटा स्वर के बाद में और व्यंजन के पहले आती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस। और बच्चों आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इस तरह से। ठीक है, अयोगवाह वर्ण कौन सा है? अयोगवाह वर्ण कौन सा है? और आंसर दे देगा बच्चों, वो लिख देगा ए है, बी छोटी ई, सी रेरिसी, डी हाँ। ठीक है, तो आप बता देंगे कौन सा है, कौन सा हो जाएगा भैया, बोलो बेटा। बीएसएफ इसमें जीएसवी, जीएस नहीं आती, जीएस नहीं पूछी जाती, बहुत एक आध कोई क्वेश्चन डाल दिया जनरल अवेयरनेस, जनरल क्वेश्चन कोई साधारण सा। ठीक है ना, तो बेटा आपका आंसर हो जाएगा डी वाला, ऐसे। ये है अयोगवाह वर्ण बस। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो यहां तक बच्चों हमने 11 स्वर और 2 अयोगवाह जान लिए। ठीक है, हाँ। अब चलते हैं बच्चों, नंबर जो दूसरा भेद होता है वर्णों का, जो बहुत बड़ा भेद है अपने आप में एक, उसे बोलते हैं बेटा व्यंजन। तो आइए बच्चों हेडिंग डालेंगे सभी मेरे प्यारे बच्चे, सभी मेरे प्यारे बच्चे हेडिंग डालेंगे व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन वर्ण। ठीक है बच्चों, तो आइए प्यारे बच्चे इनके बारे में जानते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बेटा एक बात आपने जानी कि स्वर वो ध्वनि होती हैं जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, किसी की भी हेल्प नहीं लेनी पड़ती, वो ना किसी के ऊपर आश्रित होते हैं। ठीक है ना, तो बच्चों वो क्या होते हैं मेरे बच्चों, वो आपके क्या होते हैं, स्वर होते हैं। लेकिन जो ध्वनियां, लेकिन जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, ठीक है मेरे बच्चों, वो व्यंजन ध्वनियां कहलाती हैं। ठीक है, लिखेंगे। तो बच्चों आप जानते भी हैं व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, ये भी आपने जाना हुआ है। तो बेटा हेडिंग डालेंगे आप लोग व्यंजन, और व्यंजन के बारे में लिखेंगे जो ध्वनियां, लिखे बच्चों, जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से, सहायता से बोली जाती हैं, बोली जाती हैं, बोली जाती हैं वे ध्वनियां, वे ध्वनियां, वे ध्वनियां व्यंजन ध्वनियां, व्यंजन ध्वनि कहलाती हैं, व्यंजन ध्वनि कहलाती हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई?
जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं वे ध्वनियां व्यंजन ध्वनि कहलाती हैं। जैसे, अब तुम्हें पता होना चाहिए सर कैसे भैया, ये भी बता दो हमें। हमें तो पता नहीं है क्योंकि हमने अब से पहले पढ़ी नहीं है ये चीज। जैसे बेटा मैंने एक उदाहरण के माध्यम से आपके सामने लिखा के, और के नीचे हलंत लगा हुआ है। जब तक बेटा मैं इसमें ए नहीं जोड़ दूंगा तब तक मेरे प्यारे बच्चों इसकी आवाज पूरी नहीं होगी। ये क। यदि इसमें ए तक पहुंचना है तो बेटा इसके नीचे हलंत हटाना है तो हमको ए इसमें जोड़ना पड़ेगा, और जब भी इसका उच्चारण अच्छे से हम कर पाएंगे। के, तो अंत में आवाज क्या निकल के आई? ए। के, खे, गे, घे, ऐसे आएगा मेरे बच्चों। तो बेटा मैंने इसमें क्या जोड़ा? ए जोड़ दिया। तो बच्चों फिर ये आवाज पूरी उच्चारण होने लगी के। कैसे कबूतर, कैसे क्लास। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, बेटा सभी वर्ण निर्नुनासिक होते हैं पीहू। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी वर्ण निर्नुनासिक होते हैं, अनुनासिक होते हैं, अनुस्वार होते हैं, क्या होते हैं? तो आप कहेंगे सभी वर्ण निर्नुनासिक होते हैं। ठीक है, और पीहू बेटा ये क्वेश्चन बड़ा डीपली क्वेश्चन होते हैं अपने आप में। ठीक है, तुम पूछ रहे हो, अच्छी बात है। तो बेटा ऐसे ही मैंने आपसे कहा खे, तो खे में भी बच्चों हमने क्या जोड़ेंगे? ए जोड़ेंगे, तभी इसकी ध्वनि बनेगी बच्चों खे। और आवाज अंत में ए की ही निकलेगी, ये भी याद रखना। ठीक है, बगैर ए की सहायता की ये पूरी ध्वनि कभी बोली नहीं जा रही, आधी बोली जाती है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, तो बच्चों ये बात आपको याद रखनी है। अब प्यारे बच्चों आगे आते हैं। अब तुमसे पूछा जाता है व्यंजन ध्वनियों की संख्या कितनी होती है? तो बच्चों बताइए, लिखेंगे व्यंजन वर्णों की संख्या, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 होती है। ठीक है, व्यंजन वर्णों की संख्या पूछे तो बता देना बेटा 33। ठीक है, क्वेश्चन आता है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। ठीक है, हाँ आगे आइए। और बेटा बटे किस प्रकार से होते हैं? ये नंबर एक होता है बच्चों स्पर्शी व्यंजन। नंबर एक स्पर्शी व्यंजन होता है बच्चों, और स्पर्शी नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि स्पर्श का मतलब होता है छूना, स्पर्श होना, टच होना। मान लीजिए आप मेरे पास खड़े हैं और मैंने आपके गले पर ऐसे हाथ रख दिया, तो आपको मैंने स्पर्श किया। जब मैंने आपको स्पर्श किया है तो आपको छुआ है। आप आए और आपने मेरा हाथ पकड़ा कि बोले सर मीठा खाएंगे, चलो बाहर चलते, मैं आपके लिए मीठा लेकर आया हूं। ठीक है, तो आपने मेरे को स्पर्श किया, पकड़ के मेरा हाथ पकड़ा और मुझे क्लास से बाहर ले गए कि चलो सर हम आपके लिए मीठा लेकर आया हूं, बहुत अच्छा मीठा है, हमारे यहाँ का बनता है, क्योंकि मीठा मैं ज्यादा पसंद करता हूं, है ना, इसलिए। तो आप मुझे ले गए, तो बेटा आपने मुझे स्पर्श ही तो किया, पकड़ के जब मुझे छुआ कि चलो सर बाहर चलो, क्लास 2 मिनट के लिए रोक दीजिए, है ना, बच्चों को बोल दीजिए मैं सिलेक्शन हो गया है मेरा, तो इस खुशी में बच्चे भी आपके साथ होंगे सभी लोग। ठीक है, तो आप मुझे बाहर ले गए, तो बेटा ये क्या हुआ? स्पर्श करना हुआ। ठीक है, वेरी गुड। हाँ बेटा मनीषा शेखावत, आपने अनुस्वार ए के ऊपर अनुस्वार लगा दिया। बेटा ये चंद्रबिंदु वाला ही गलत है, इसका लगना ही नहीं है कभी। ये तो वहां लगता है जहां जैसे अंधेरा शब्द है, वहां पर तो आप लगा देते हैं, है ना। ऐसा थोड़ी, ये कौन सा वर्ण हुआ? ये कौन सा वर्ण होगा? ये अनुस्वार, ये तो बेटा अयोगवा वर्ण की संज्ञा में आएगा, अलग थोड़ी नाम है इसका कुछ। बोलो, किसी में भी अलग नहीं आएगा। ऐसे भी बेबुनियाद क्वेश्चन मत कीजिए वरना फंस जाएंगे, है ना, आपका समय नष्ट होगा और आप क्लास में बेटा डिस्टर्ब हो जाओगे इन चीजों को पढ़ के। बेफिजूल की चीजें हैं, इनकी कोई बुनियाद नहीं मिलती। ठीक है, और जिस चीज की बुनियाद नहीं होती उसका हम पढ़कर भी क्या करेंगे? हम मानक हिंदी पढ़ते हैं। मानक हिंदी का मतलब समझते क्या होता है? जो हमारे विद्वान कह गए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोल गए, जो लिख गए, हमको वही सच मानना पड़ता है। ऐसे तो बहुत सारे अपवाद आएंगे, कहां तक हम अपवादों को सुधारते रहेंगे? नहीं सुधार सकते। ठीक है, क्लियर है ना बच्चे? तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये प्रयोगशाला जो है ना, ये गलत है दिमाग की, है ना। ये रीजनिंग में और आपका साइंस में चलती है, हिंदी में नहीं चलती। यहाँ तो जो है वो सच है बस। ठीक है बच्ची, चलो। तो बेटा स्पर्शी व्यंजन की संख्या आपको याद रखनी है 25 होती है।
नंबर 2 बच्चों, हमारे दूसरे जो वर्ण होते हैं बेटा अंतस्थ है ना, उनकी आवाज कितनी होती है बच्चों, उनकी ध्वनि कितनी होती है, वो 4 होती है। और तीसरा जो भेद होता है बेटा वो होता है संघर्षी, संघर्षी व ऊष्मीय। ठीक है, यहां पर इनकी आवाज कितनी होती है बेटा, 4 होती है। ठीक है, वेरी गुड। जो ये आप पढ़ते हैं के कबूतर से लेकर, कै से लेकर मैं तक पढ़ते हैं बेटा 25 वर्ण। और ये बेटा जो आप ये रे ले वे जो पढ़ते हैं है ना, ये होते हैं 4, और 4 आपके शे और शे और बेटा है होते हैं, है ना, ये होते हैं। वेरी गुड। तो ये आवाज आप पढ़ेंगे 33। और बच्चों एक दो ध्वनि ऐसी हैं जो हमने अपनी सहायता के लिए बनाई हैं, वो बेटा उत्क्षिप्त ध्वनि, वो इन्हीं 25 के अंदर से निकलेंगी। अभी मैं आपको समझाऊंगा, वो संकर ध्वनि होती हैं, ताड़नजात ध्वनि होती हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको एक बात समझा देता हूं यहीं पर, क्योंकि आप आगे फिर डिस्टर्ब होंगे थोड़े से, सोचेंगे भैया ये बीच में क्या आ गया। बेटा एक रेखा तो आप ऐसे खींचते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, ध्यान सब लोग ध्यान से देंगे, ध्यान देंगे। एक रेखा आप ऐसे खींचते हैं, ये आपने टी बना लिया, टी टी बेटा, है ना, है ना बच्चों। तो ये वाली जो रेखा होती है इसे बच्चों सिरोरेखा कहा जाता है, क्योंकि ये सिर पर से जाती है। कहां से जाती है, ये सर से जाती है, इसलिए ये सिरोरेखा है। ठीक है, और बच्चों ये वाली जो होती है बेटा इसको खड़ी पाई बोलते हैं, खड़ी पाई, खड़ी पाई। ठीक है, वेरी गुड। यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चों आपने एक बात सुनी होगी, वो मैं कलर बदल देता हूं, वरना एक कलर में आप सोचेंगे ये क्या हो गया। एक तो बिंदी आप यहां लगाते हैं, लगाते हैं ना, जिसे बेटा अभी पीछे आप पढ़कर आए हैं, अनुस्वार। ठीक है बच्चों, एक बिंदी बेटा आप यहां लगा देते हैं, है ना, एक बिंदी प्यारे बच्चों आप यहां लगा देते हैं पीछे, और एक बिंदी आप यहां लगा देते हैं। तो ये 4 बिंदी आप इन रेखाओं पर लगाते हैं, लगाते हो ना, तो इन चारों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अब देखिएगा किस किस नाम से जानते हैं। ठीक है, आइए चलो। तो बच्चों ये वाली जो ऊपर वाली बिंदी होती है बेटा इसको अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसे कौन सी ध्वनि कहते हैं, अनुस्वार ध्वनि। बेटा ये जो पीछे लगी हुई है ये बेटा पंचम अक्षर होता है, पंचम अक्षर मतलब 5वां अक्षर होता है। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों ये जो ध्वनि है इसे बेटा नीचे वाली, ये प्यारे बच्चों ताड़नजात, उत्क्षिप्त, है ना, जिसके भी नीचे लगी मिलेगी ना ये बिंदी आपको, ये नीचे वाली ये बेटा ताड़नजात, उत्क्षिप्त, द्विगुण, और बच्चों संकर ध्वनि होती है, संकर, ये संकर ध्वनि। ताड़नजात भी कह देते हैं इसको, उत्क्षिप्त भी कह देंगे बेटा, द्विगुण भी कह देंगे, और संकर ध्वनि भी कह देंगे। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। हाँ, फिर प्यारे बच्चों ये जो हमारी ध्वनि है बच्चों इसको नुक्ता कहते हैं, नुक्ता। क्या बोलते हैं इसको, नुक्ता। इसका प्रयोग करते हैं आप अरबी और फारसी के शब्दों में। ठीक है, इसको लिख लीजिए, इसका प्रयोग आप कहां करेंगे, अरबी फारसी के शब्दों में, अरबी फारसी के जो वर्ण होते हैं, अरबी फारसी में बेटा इसका प्रयोग किया जाता है। बताओ, तो बच्चों याद रखेंगे ये वाली रेखा कौन सी होती है बेटा, खड़ी पाई होती है, ये सॉरी सिरो रेखा होती है ये वाली, इसको आप सिरो रेखा याद रखेंगे। इस रेखा को आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जो किसी भी वर्ण के ऊपर जो रेखा या किसी शब्द को पूरे उसमें बांधती है, एक सार्थक शब्द बनता है जिससे जो रेखा सारे वर्णों को एक उसमें बांध देती है ना, उसे कौन सी रेखा की संज्ञा दी जाती है, तो आप सिरो रेखा कहना। ठीक है, फिर प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा, इसे ये वाली,
ये वाली कौन सी रेखा है? ये जो खड़ी रहती है ना। जैसे किसी भी वर्ण के आप किसी भी शब्द को आप लिखें, किसी भी वर्ण को आप लिखेंगे तो बेटा सबके पीछे आपको लिखी दिखेगी, लगी दिखेगी। ठीक है, तो ये होती है खड़ी पाई। और ये बच्चों फिर मैं आपको एक बात बताता हूं, ऊपर जब किसी के बिंदी लगी होती है किसी भी शब्द के किसी भी वर्ण के तो वह अनुस्वार कहलाता है। ठीक है बेटा, किसी के बाद में लगा होता है ये वाली बिंदी तो पंचमाक्षर होता है, और किसी के ये आगे लगी होती है बेटा ये नुक्ता होता है, और ये नीचे लगी होती है मेरे बच्चों ये ताड़नजात उत्क्षिप्त संकर द्विगुण ध्वनि होती है। इतने नामों से आपको जाना है, और सबके देखो मैं एक एक आपको एग्जाम्पल लिखकर बताता हूं। ठीक है, मैंने लिखा बच्चों जैसे एक आपके सामने नंबर 1 लिखा बेटा सबसे ऊपर अंक, ये ऊपर लग गया ना, ये ऊपर लग गई ना, देखो क्लियर, वेरी गुड। फिर बच्चों मैं पीछे की तरफ आया, जैसे बच्चों मैंने एक शब्द लिखा सड़ानन, सड़ानन में नहीं, जैसे एक शब्द होता है कैसे बदल देते हैं, कैसे बदल देते हैं उसको, ये पंचमा अक्षर जो होता है, जैसे कि हम जब पंचमा अक्षर पढ़ेंगे तो बेटा कै वाला जब मैं आपको वो पढ़ाऊंगा तो उसमें पीछे ये आएगा। ठीक है ना, जैसे कै खे गे गे अंगा, ठीक है ये वाला, ठीक है ना, ये वाला इस तरह से। ठीक है, और बच्चों फिर ये जैसे मैं नीचे पहुंचूंगा तो एक शब्द लिखूंगा मैं जैसे सड़क, सड़क, ठीक है क्लियर है ना। और बच्चों ऐसे ही फिर मैं आगे चलूंगा इस वाले के लिए, जैसे मैंने एक शब्द बोला आपके सामने आवाज, आवाज ऐसे, ठीक है, सॉरी जे के नीचे लगाएंगे, यहां ये वाला ऐसे। ठीक है, तो बच्चों ये आपको याद रखने बेटा गौरव सिंह तोमर 46 वर्ण हुए, वो बात आपकी सही है बेटा। ऋतिक सिंह इतनी कमेंट मत करो यार प्लीज, भरे भाई प्लीज यार, बहुत सारा जीवन पड़ा है भाई बातें बताने के लिए, तुम्हें नौकरी करनी है वहां भी बहुत सारी बातें बतानी है, इतनी सारी तुम मुझे बता दोगे यार, बहुत सारे शब्दों का यूज करना है भाई, जितने कम से कम बोले उतना अच्छा है। ठीक है, ये मास्टर तो एक मास्टर का जो एक पद है ना बेटा, ये तो बोलने का है, बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, जितना बोलोगा उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि बच्चों को समझाना है भाई। पूरे जीवन एक विद्यार्थी से भी बड़ा विद्यार्थी होता है एक जो मास्टर होता है ना। हाँ ठीक है मेरे भाई, हाँ तो बच्चों ये बात आप याद रखिए। तो बेटा ये चीज आप यहां ध्यान रखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी के खड़ी पाही से आगे बेटा वो लगती है बिंदी तो वो अरबी फारसी का शब्द होता है बेटा, जब नीचे लगती है तो वो ताड़नजात द्विगुण ध्वनि होती है, जैसे अड़े आ रहा है नीचे, ये बच्चों इसकी बगल में आ रही है बिंदी, ये पंचमा अक्षर है, और बच्चों ऊपर आ रहा है अनुस्वार है। ठीक है ना, वेरी गुड। तो बच्चों यहां तक आपको ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। ठीक है मेरे भाई, तो प्यारे बच्चों ये चीज आपको ध्यान रखनी है भैया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दो बेटा 1 2 3 और प्यारे बच्चों 4, ये चारों बिंदी आपको ध्यान रखनी है अच्छे से। ठीक है, तो मेरे बच्चे ये बात आपको याद रखनी है अच्छे से, यहां तक ध्यान चीजों को ध्यान रख के चलना है, फिर आगे चलेंगे। ठीक है भाई, और जैसे एक बच्चे का डाउट था बेटा आपका भी होगा, सुनिएगा, सभी का डाउट होगा, जो सबका डाउट है तो मेरा फर्ज बनता है उसको समझाना। बेटा 25 स्पर्शी व्यंजन हो गए, 8 आपके ये हो गए, तो 33 हो गए, और 11 आपने स्वर पढ़े और 2 आपने अयोगवाह पढ़े, कुल मिलाकर 46 वर्ण आप पढ़ रहे हैं, है ना। और 46 और बेटा 6 वर्ण और चाहिए हमें, ताकि हम 52 हिंदी की ध्वनियां पढ़ सकें, है ना। तो मेरे बच्चे उसमें हम 4 संयुक्त ध्वनियां पढ़ते हैं जो हम अपनी सहायता के लिए बनाई हुई हैं, वो बेटा वर्णों में काउंट नहीं होती, है ना, वो कुल वर्णों में तो काउंट की जाती है कि 52 ध्वनियां होती हैं सर हिंदी में वर्णमाला में, लेकिन हम उन्हें व्यंजनों में नहीं शामिल करते, कभी भी कभी की नहीं जाती, वो बेटा हमारी सहायक ध्वनियां होती हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जिन उनके बिना हम उनको बोल ही नहीं सकते, है ना,
उनके बिना हम प्यारे बच्चे उन्हें बोल ही नहीं सकते। जैसे मैंने कहा क्षत्रिय लिखकर दिखाओ, ठीक है, मैंने तुमसे कहा कि बेटा क्षत्रिय लिखकर दिखाओ, ठीक है, मैंने आपसे कहा कि भाई क्षत्रिय लिखकर दिखाओ, तो क्षत्रिय आप कैसे लिखेंगे ये बताओ। अब तुम्हें पता है एक संयुक्त ध्वनि ये आ गई, एक ये आ गई, है ना, तो बेटा दो तो हम पढ़ेंगे उत्क्षिप्त ध्वनि ये वाली टे और ढे, है ना, ये वाली, और चार पढ़ेंगे बेटा हम संयुक्त वर्ण। कौन से? छह क्षत्रिय, गे ज्ञानी, त्रे त्रिशूल और शय श्रमिक, चार पढ़ेंगे बेटा इन्हें। तो कुल मिलाकर के मेरे बच्चे हम कुल 52 वर्ण पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला में, 52। अब लेकिन ये जो ध्वनियां है ना, ये वर्णों में शामिल नहीं की गई, है ना, इन्हें तो सिर्फ हमने अपनी सहायता के लिए, जिससे कोई शब्द ऐसा आ गया जो संयुक्त ध्वनि के बगैर बोला ही नहीं जा सकता, तो हमारे जो हिंदी विद्वान थे उन्होंने दो दो ध्वनियों को जोड़ा, और दो दो ध्वनियों को जोड़ करके एक ध्वनि बना दी ये वाली, है ना। और बच्चों जैसे ये वाली ध्वनि है, ये वाली ध्वनि बेटा उत्क्षिप्त ताड़नजात ध्वनि होती है ना। इनमें बेटा दो गुण कैसे होते हैं? एक बार तो आपने देखा होगा इनके नीचे नुक्ता नहीं लगता, ये सॉरी ताड़नजात नहीं लगता, एक बार इनके नीचे ताड़नजात लगा हुआ ये वाला, तो बेटा एक गुण तो इनके पास ये वाला हो गया, एक गुण इनके पास ये वाला हो गया, तो दो गुण इनके पास ये होते हैं, इसलिए इनको द्विगुण ध्वनि बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है मेरे बच्चे, तो रीवा यादव बेटा इतना सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब बिल्कुल नहीं समझ आएगा तो फिर इससे मैं मानता हूं कि फिर इससे अच्छा आपको समझ में आने वाला कभी नहीं है। जितना मैं बेसिक आपको ये समझा रहा हूं बिल्कुल एकदम दूसरी क्लास के बच्चे मानकर, ठीक है। तो बेटा ये जो ध्वनियां हैं ये सहायक ध्वनियां हमने बनाई हैं आवाजें, ताकि हम उन्हें बोल सकें, ये संयुक्त ध्वनियां हैं, ठीक है। इनको मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। संयुक्त ध्वनि है ये बेटा, चार होती हैं और चारों से बहुत सारी आवाजें बनती हैं। मैंने आपसे बोला कि मुझे ज्ञानी लिखकर दिखाओ, तो आप भैया ये ऐसे लिखेंगे ज्ञानी? नहीं, ऐसे ज्ञानी थोड़ी लिखा जाएगा, ऐसे गलत माना जाता है, गलत हो गया। अब आपको लिखना पड़ेगा ज्ञानी ऐसे, कि आप कि सर मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी हूं इस चीज का। मैंने आपसे कहा त्रिशूल लिखकर दिखाओ, त्रिशूल, तो आप क्या करेंगे? आप संयुक्त ध्वनि से तुरंत लिख देंगे त्रिशूल, ऐसे त्रिशूल लिख दोगे ना इस प्रकार। मैंने आपसे कहा श्रेमिक लिखकर दिखाओ, तो प्यारे बच्चे आप श्रेमिक ऐसे लिखकर दिखा देंगे, ठीक है, बिल्कुल। मैंने कहा बेटा क्षत्रिय लिखकर दिखाओ, तो आप ऐसे लिखकर तुरंत दिखा देंगे इनकी सहायता से। नहीं तो ढूंढते रहेंगे यार क्षत्रिय कैसे लिखें, अब छह वर्ण किस किस की योग से बनाए। अब या तो आप ऐसे लिखेंगे छह छाता वाला तय और इसमें रे, और इसके बेटा ये ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ये गलत है, इसका प्रयोग नहीं होता। ये तो छाता होता है, छाता, ये तो बेटा छाता में प्रयोग किया जाता है, क्षत्रिय तो नहीं देगा ये आवाज। और जबकि तुम्हें ये पता है इन चारों ध्वनियों को मैं बताऊंगा किस किस के मेल से ये बनी है ना। तो ये हमने अपनी सहायता के लिए बनाई है, और ये सहायता के रूप से बना करके इन ध्वनियों को शामिल कर लिया गया है अपने 52 वर्णों में, जिससे हम बहुत सारे शब्दों का उच्चारण इनके माध्यम से कर पाते हैं, ठीक है। लुंठित बेटा, लुंठित ध्वनि जो होती है जो लुढ़कता हुआ आता है, प्रिया शर्मा बेटा रे बोलकर देखो, रे ऐसे लगेगा जैसे आपने जीने पे से पानी डाला हो अपनी सीढ़ियों पे से और वो नीचे बहता जा रहा हो, जैसे पहाड़ों में से पानी आ रहा हो, रे ऐसे आएगा लुढ़कता हुआ, ठीक है। तो बच्चों यहां तक हम इस क्लास को आज यहीं रोकते हैं, क्योंकि कल जब मैं इनको पढ़ाऊंगा तो आगे तब अच्छे से क्लियर करूंगा, वरना ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। क्योंकि जो बच्चे दिल से समझ रहे हैं वो समझ जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऊपर से पता नहीं कैसे समझते हैं यार, समझ ही नहीं आता, है ना। तो बेटा इन ध्वनियों को भी नहीं, मैं बाद में ही बताऊंगा इनके बारे में, कैसे कैसे किस किस वर्ण के योग से मिलकर बनी है, कैसे कैसे इनको हम प्रयोग करते हैं, है ना, ठीक है ना। सर मेरा डाउट क्लियर करो, अलग अलग करके बताइए, नासिक के अनुस्वार कंठवर्ण तक करके बताइए। सुमन बेटा, सुमन विश्वास, इसके लिए कैसे बोलना चाह रहे हैं आप, अलग अलग कैसे कर सकते हैं? नासिक के ध्वनियां वे होती हैं जो नाक से निकलती हैं, और स्पर्शी व्यंजन का पंचम जो पांचवा जो वर्ण होता है सभी नासिक के होता है, ठीक है। और कंठ वाले वो होते हैं जो केवल गले से निकलते हैं। ये अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी तो मैंने पढ़ानी शुरू करी है ये, है ना। स्वरों में नहीं आता उनका कोई मेल, उनका मेल तो बेटा आपको देखने को यहाँ मिलेगा व्यंजनों में, व्यंजनों में आएंगे। कंठ से अलग वाली, कंठ से निकलने वाली ध्वनि अलग, है ना, मूर्धा से निकलने वाली ध्वनि अलग, और बेटा तालु से निकलने वाली अलग, सारी जो आगे हम पढ़ेंगे तब समझ आएगा। अब तुम कह रहे हो कि लड्डू खाया नहीं है, टेस्ट पहले पता लग जाए, कैसे लग जाएगा यार, कभी भी नहीं लग सकता, है ना। अब पी तो रहे हो चाय, टेस्ट कर रहे हो लड्डू का, तो कैसे लग जाएगा भाई मुंह में, कभी नहीं लग, है ना। जब हम
लड्डू खाएंगे तभी तो लड्डू का टेस्ट पता लगेगा, नहीं तो चाय का ही पता लगेगा, चाय पी रहे हैं हम तो। ठीक है, तो बेटा आप ये चीज ध्यान रखो, जिस चीज को हम आगे पढ़ेंगे उसका आगे तो जानकारी होगी कि कंठ से क्या। अब तुम्हारे आवाज है कंठ, इसके लिए बेटा मैं कल एक ग्राफ बनवा कर बनाऊंगा, उससे आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, फिर आपको सारी चीजें समझ आएंगी। ठीक है ना, तो चलिए प्यारे बच्चों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। सभी को नमस्ते, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, लव यू प्यारे बच्चों।